हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है और एक सब्जेक्ट से लिया गया है ना। हम पहले विज्ञान विषय की तैयारी करवा रहे हैं। विज्ञान विषय की हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक 4 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एक क्लास भी कम से कम पूरी अटेंड करिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे यूट्यूब क्लास पर किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो आज की स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 5th क्लासेस, और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की 5th क्लास जो कि साइंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्या क्वेश्चन है हमारा? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब क्रोमोसोम को हिंदी में लिखते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? गुणसूत्र। क्या है ये? गुणसूत्र। और ह्यूमन बॉडी है ना मनुष्य। क्या क्वेश्चन है? मनुष्य के जो बॉडी है, शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कुछ ऑप्शन दिए हैं, 45, 46, 47, 44। संख्या दी है, 45 भी दिए, 46 भी दिए, 47 भी दिए, 44। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? देखो तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। तो आइए हम और बेहतर तरीके से इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले बात करें ह्यूमन बॉडी की, बात करें सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर पूछे जाते हैं आपसे। तो देखो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्या ये संख्या में पूछा तो संख्या में कितने हैं? नंबर में कितने क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में? 46। दिस इज इन द नंबर। ठीक है, अब जब हम बात करें पेयर में, मतलब जोड़े में, कितनी जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाई जाती है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, और क्या पूछ सकते हैं हमसे? इसमें से 22 जोड़ी, 22 पेयर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, 22 जोड़ी सेम रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं ऑटोसोम। 22 पेयर को ऑटोसोम कहते हैं। सेम रहते हैं, 22 जोड़ी सेम रहते हैं, ऑटोसोम। जो 23rd पेयर रहता है, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसी को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र, इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है स्टूडेंट, 23 जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, यही क्या निर्धारण करता है? लिंग का। ये निर्धारण किसका करता है? लिंग का करता है, सेक्स का करता है, इसी के कारण इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे की जानकारी देखते हैं ना। तो देखते हैं लिंग का निर्धारण कौन क्या करता है, मदर करती है या फादर करता है? जैसे 23 पेयर में मेल में ये फीमेल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, फीमेल में एक्स एक्स रहता है ना। अगर यहाँ पर ऐसा करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम, यहाँ पर ये यहाँ एक्स और एक्स आपस में मिल जाएगा तो एक्स एक्स होएगा, और वाई और एक्स आपस में एक्स वाई। तो फीमेल में अगर एक्स एक्स है तो जो चाइल्ड, जो बच्चा रहेगा वो क्या? गर्ल रहेगी। ठीक है, गर्ल। वो जो एक्स वाई रहेगा, जो लड़का एक्स वाई रहेगा, तो जो चाइल्ड होगा वो क्या रहेगा? बॉय रहेगा। तो ये बात किया था। तो निर्धारण कौन कर रहा है? इसके लिए 2 क्रोमोसोम में एक वाई क्रोमोसोम होना जरूरी है लड़के होने के लिए। तो वाई क्रोमोसोम किसके पास है? ओनली मेल के पास है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? लिंग का निर्धारण कौन करता है? इट इज मेल। दिस का मतलब क्या? फादर। तो सेक्स का निर्धारण कौन करता है? फादर। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। अब देखो, लिस्ट यानी होता है न्यूनतम दूरी, लिस्ट यानी होता है न्यूनतम, सबसे कम, और डिस्टेंस यानी होता है दूरी, डिस्टेंस यानी होता है दूरी, लिस्ट यानी होता है न्यूनतम। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है ही नहीं। डिस्टिंक्ट यानी विजन यानी होता है दृष्टि, और डिस्टिंक्ट यानी होता है स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि फॉर यंग एडल्ट, यंग वयस्क के लिए। ठीक है, विथ नॉर्मल विजन मतलब सामान्य दृष्टि। नॉर्मल यानी होता है सामान्य, विजन यानी होता है दृष्टि, विजन यानी होता है दृष्टि, मतलब इज अबाउट। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है
एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करिए जिसकी दृष्टि कैसी है, नॉर्मल विजन। ऐसा नहीं कि उसको दृष्टि ही नॉर्मल नहीं है, बेकार हो, ये नहीं, नॉर्मल एडल्ट का बोला है जिसकी सामान्य दृष्टि हो, दृष्टि कैसे, नॉर्मल विजन है, ठीक है। उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या है, स्पष्ट देखने की, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखने के लिए उसके लिए ऑब्जेक्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी आसान भाषा में। तो ए है 25 मीटर, बी 20.5 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। तो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर देना आपको, और कोई ज्यादा ना झमेला ना टेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक डिवाइस का नाम पूछा है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक को बोलते हैं कन्वर्ट, यानी बदलना, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। एक क्वेश्चन मैकेनिकल यानी है ना यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल यानी है ना यांत्रिक ऊर्जा। यस स्टूडेंट्स, मतलब कि क्वेश्चन क्या है, एक डिवाइस बताना जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो डिवाइस कौन है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा है। तो वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है मोटर। क्या है वो, इलेक्ट्रिक मोटर। डिवाइस कौन सा है, वो इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक देख लेते हैं, मोटर, मोटर क्या कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में मैकेनिकल एनर्जी। ओके गाइस, बस इतना टेंशन नहीं लेना। ये हो गया मोटर का कॉन्सेप्ट, दैट इज मोटर का हो गया। अब दूसरा है जनरेटर। एक जनरेटर भी पूछ सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब जनरेटर क्या करता है, देखो जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो भी कहते हैं। डायनामो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो क्या करता है, ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कहीं में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा। मतलब क्या करेगा, वो करेगा मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कहीं में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कहीं में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कहीं में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस साधारण सा क्वेश्चन, साधारण सा आंसर, नो झमेला। तो दो क्वेश्चन देख लिए, एक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करेगा, एक जनरेटर डायनामो करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब वी नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गोस टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अलावा भी दो पॉइंट और बचे, उनको भी देख लिया जाए, ठीक है। एक होता है एमीटर, एमीटर, एमीटर मतलब यूज्ड टू मेजर करंट, यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट को मेजर करने की, विद्युत धारा, करंट यानी धारा, यूज टू मेजर करंट, है ना। अब यहां पर तो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन होता है। एक है ए मीटर, ए मीटर, एक होता है, एक और क्वेश्चन कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखो ये दोनों करंट को मापने की, इससे भी अपन करंट मापते हैं ना, इससे भी क्या मापते हैं, करंट, लेकिन इससे क्या मापते हैं, लार्ज करंट मापना हो, और इससे स्मॉल करंट मापना हो, ठीक है। धारा को मापने के लिए दोनों का, इसमें लार्ज करंट और इसमें स्मॉल करंट। ये क्या करता है, मेजर लार्ज करंट को मापना हो तो ए मीटर है, करंट को मापते हैं एम्पियर में। ध्यान सुनो, डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को डिटेक्ट और इंडिकेट करता है स्मॉल करंट को, और क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है, ये धारा की दिशा भी इंडिकेट करता है। धारा की दिशा को इंडिकेट करेगा गैल्वेनोमीटर, स्मॉल करंट को मापेगा, और एमीटर करेगा, लार्ज करंट को मापना है तो एमीटर का यूज किया जाता है। सारे क्वेश्चंस कवर, एक एक क्वेश्चन कवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वी विल गोस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
एक बोला डिसीज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, डिसीज कॉज्ड बाय आयोडीन, मतलब क्या क्वेश्चन, जो एक आयोडीन का रोग है वो आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज का, आयोडीन का रोग मतलब आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, ठीक है। यदि हमारे फूड में आयोडीन की कमी तो कौन सी डिसीज होगी, एक ऑप्शन दिया है गोइटर, एक एड्स, एक मलेरिया, एक एनीमिया, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होगी, आयोडीन की कमी से गोइटर डिसीज होगी। आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होगी, गोइटर होगी, क्या होगी, गोइटर। और गोइटर क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, गोइटर क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में क्या आ जाएगा, इनलार्ज, मतलब वो फूल जाएगी, सूजन आ जाएगा, बड़ी हो जाएगी, कुछ भी कह सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड किसमें होता है, गोइटर में होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर डिसीज होती है, और गोइटर डिसीज में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सूज जाती है। इतना क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स सामग्री cannot be used, cannot be used to, okay, to make lens, मतलब क्या क्वेश्चन है, make a lens, मतलब क्वेश्चन सिंपल सा है। एक ऑप्शन देख रखते हैं, वाटर, बी ऑप्शन इज ग्लास, सी ऑप्शन इज प्लास्टिक, डी ऑप्शन इज आयरन, डी ऑप्शन इज आयरन। मतलब क्या है, कौन सी सामग्री का यूज मटेरियल से नहीं होता है सामग्री, बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, कौन सी सामग्री का यूज लेंस बनाने के लिए किया था, ठीक है। कौन सी सामग्री का यूज क्या किया जाता, लेंस बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यूज नहीं किया था क्वेश्चन में, पहले देख लेते कौन सी सामग्री का यूज किया था। तो और देखो, लेंस, लेंस बनाने के लिए क्या है, लेंस किससे बनते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, लेंस बनते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, लेंस आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब पारदर्शी पदार्थ से बनते हैं, पारदर्शी पदार्थ से बनते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब पारदर्शी हो सामग्री, किससे सामग्री से बनती है, जो पारदर्शी हो, मतलब जिससे लाइट पास हो सके। तो देखो किस किस से लाइट पास होगी, एक होता है वाटर, इसका उत्तर कौन सा आएगा, एक ग्लास से बनते हैं, और प्लास्टिक्स का भी यूज होता है लेंस बनाने में, ग्लास और प्लास्टिक का यूज होता है लेंस बनाने में। या ऑप्शन में तो वाटर भी दिया और आयरन भी था, किसका था, वाटर भी पारदर्शी है तो उसका भी यूज हो सकता है, लेकिन मेनली इन दो का ही यूज होता है, ठीक है। इसका भी यूज हो सकता है, वाटर का भी यूज। तो हमसे पूछा किसका यूज नहीं हो सकता लेंस बनाने के लिए, तो आंसर आएगा आयरन का यूज नहीं हो सकता। किसका यूज नहीं हो सकता, आयरन का। आयरन के बारे में एक क्वेश्चन और देख लेते स्टूडेंट्स, आयरन यानी लोहा, लोहा क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स कौन सा है, लोहा। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में, मतलब कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है लोहा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया लोहे का। अब मैंने बोला मेटल, मेटल बोला, एलिमेंट नहीं बोला, यहाँ ध्यान देखो मेटल है। अब यहाँ पे एलिमेंट का क्वेश्चन आता, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एटमॉस्फेयर ना अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स। तो क्या आएगा, हाइड्रोजन। कौन सा आएगा, हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, मतलब क्या, सिम्बायोसिस का मतलब क्या, सहजीवन, ठीक है। एक ऑप्शन दिया सैंडल,
सैंडल प्लांट, सैंडल यानी चंदन का पौधा। दूसरा ऑप्शन दिया है नेपेंथिस, निफेंथिस, निफेंथिस। तीसरा ऑप्शन दिया है फंजाई। चौथा ऑप्शन दिया है लीचेन, लीचेन। ठीक है, हमसे क्या पूछा, सिम्बायोसिस के बारे में पूछा, एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस मतलब सहजीवन का उदाहरण पूछा है, सहजीवी या सहजीवन का उदाहरण पूछा है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण सिम्बायोसिस, सहजीवी। सहजीवी क्या होता है, अ लॉन्ग टर्म association between organisms of different species। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होती है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये स्पीशीज यानी प्रजाति, डिफरेंट है अलग अलग प्रजाति, है ना। दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच के दीर्घकालिक संबंध को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, है ना। दो अलग अलग प्रजातियां, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनाइजर है, दो अलग अलग प्रजाति के जीव है, उनके बीच की क्या है, एक एसोसिएशन है, दीर्घकालिक एसोसिएशन, दीर्घकालिक संबंध है, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। मतलब इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे से फायदा होता है, सिंपल सी चीज है। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है, लीचन। लीचन एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल। लीचन में किस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके इसमें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अल्गाई एंड फंजाई। लीचन इज सिम्बायोटिक, सहजीवी संबंध है किस किसके बीच में, अल्गाई के बीच में और फंजाई के बीच में। अल्गाई और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लीचन। ठीक है, इसमें लीचन को इससे फायदा मिलता है, फंजाई को इससे फायदा है। अल्गाई बनाता है भोजन बनाता है, फंजाई स्ट्रक्चर शेल्टर वेल्टर प्रदान करता है अल्गाई को, मतलब एक दूसरे को फायदा हो रहा है। ये है सिम्बायोसिस का एग्जांपल लीचन। और कौन सा एक और बताया था सिम्बायोसिस का एग्जांपल, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया भी सिम्बायोसिस का एग्जांपल, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ये ऑलरेडी आई स्टडी। ठीक है, तो अब देख लेते और क्या, एक और ऑप्शन दिया नेपेंथिस। नेपेंथिस की बात करें तो नेपेंथिस क्या एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। निपेंथिस, निपेंथिस, निपेंथिस क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेपेंथिस क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी। एक्चुअल देखिए डिटेल, नेपेंथिस में क्या एक कीटभक्षी पौधा है, मतलब एक घड़े के आकार का पौधा रहता है। घड़े के आकार का क्या रहता है, पौधा रहता है जिसके ऊपर ढक्कन भी रहता है, और ये इसके अंदर से खुशबू आती है, सेंट लाइक खुशबू आती है, जिससे क्या ऑर्गेनाइज जो इंसेक्ट रहता है इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट वहां तक पहुंचे, ढक्कन तक पहुंचते हैं, वो फट से क्या ढक्कन बंद हो जाता है, तो इसमें फिसलन भी रहती है अंदर। तो इस प्रकार का पौधा रहता है, कीटों को खाता है, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। कौन सा, निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस का पिक्चर प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। फंजाई क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइजम्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम रहते हैं, है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम, फंजाई क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम। फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजम, मतलब यूकैरियोटिक जीव रहते हैं। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक जीव। तो हमने देख लिया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनाइजम, अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनाइजम आपस में क्या करते हैं, आपस में रहते हैं दीर्घकाल के समय के लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लिया, एक लीचन जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है, किसके बीच में, सहजीवी संबंध रहता है अल्गाई और फंजाई में, एक दूसरे को दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। एक और एग्जांपल देखा था राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में। ठीक है, हमने एक और पॉइंट देखा नेपेंथिस, ये क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, पूछ ले कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो नेपेंथिस टिक कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन है 7th, वो अब वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब 7th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच
of the following type of medicine is used for treating, मतलब ट्रीट में इलाज करना, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ठीक है, इंडाइजेशन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी दवाई जिसका अपच के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला है एंटीबायोटिक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एनालिसिक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है एंटासिड, थर्ड ऑप्शन क्या है, एंटासिड, थर्ड ऑप्शन क्या है, एंटासिड, ठीक है। क्या ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंटासिड। फोर्थ ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस मेडिसिन ने, किस दवा का उपयोग इंडाइजेशन के इलाज यानी अपच के इलाज के लिए उपयोग किया था। एक ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा एनालिसिक, एक एंटासिड, एक ठीक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एंटासिड। जो एंटासिड का उपयोग काय के लिए किया जाता है, अपच के इलाज के लिए किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग काय के लिए किया था, अपच इंडाइजेशन के ट्रीट करने के लिए, अपच के इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया था। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एनालिसिक, जो एनालिसिक क्या है, ये दर्द निवारक, इसको बोलते हैं एनालिसिक, कर सकते दर्द निवारक, ये इंग्लिश में आ सकता है बिल्कुल, दर्द निवारक, ठीक है। एनालिसिक के बोलते दर्द निवारक, ठीक है। इंग्लिश में भी आ सकता है, शब्द नहीं, हिंदी में दोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। मतलब इसको पेन रिलीवर कहा जाता है, पेन को रिलीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, दर्द को हटाने के लिए, दर्द को निवारक के लिए, ठीक है। एक होता है एंटीबायोटिक क्वेश्चन या एक एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या है, मेडिसिन है, एंटीबायोटिक क्या है, मेडिसिन है, क्या है, दवाई है। इसका उपयोग क्या के लिए किया जाता है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया था। मतलब क्या कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया के संक्रमण से रोकने के लिए इसका इलाज किया जाता है, बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा। और एंटीसेप्टिक मतलब कह सकते हैं, अगर कोई बाहरी जख्म हो जाए ना, यहाँ बाहरी जख्म हो जाता है तो उसको रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक। शरीर की एक्सटर्नल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी पे इसका यूज किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द वैलेंसी ऑफ कार्बन। 8th नंबर क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज A1 B2 C3 D4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, मतलब वैलेंसी ऑफ कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर 4 और मिल जाए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी, 4 है। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द angle of incidence, if the value of angle of incidence is 60 degree है ना, then what will be the value of angle of reflection, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन क्या है, अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसके ऊपर। 30, एक 45, एक 60, एक 90, 4 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतित कोण, आपतित कोण की संख्या कितनी, आपतित कोण कितने का, 60 डिग्री का है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो परावर्तित कोण कितने का होगा, परावर्तित कोण कितने का होगा। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा, रिफ्रैक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 का रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 का रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर आपतित कोण की संख्या 60 है तो परावर्तित कोण की संख्या कितनी, तो हमने देखा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना, आगे समझ में। तो परावर्तित कोण की संख्या कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों की बराबर होती है, तो इसकी 60 है तो इसकी भी 60 होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ केमिकल चेंज, which is not a chemical change। कुछ ऑप्शन दिए हमारे पास, ए कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल, कोल कोयले क्या क्या कर रहा है, जल रहा है ना। एक हो रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग, ठीक है। एक हो रहा है वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। एक हो रहा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। मतलब कि केमिकल चेंज पूछा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं, 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, इसमें से पूछा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देख लेते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होगी, इससे क्या होगा, इसमें न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब क्या, नए उत्पाद बनेंगे, नए उत्पाद बनेंगे। इसमें रासायनिक क्या होगी, अभिक्रिया होगी, केमिकल चेंज में नए उत्पाद बनेंगे, और ये कैसी रहेगी, इरिवर्सिबल, मतलब वापिस से पहली वाली स्थिति में नहीं आ सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो नए उत्पाद बनेंगे और इरिवर्सिबल है। एक फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनते, बस आकार और अवस्था और आकार चेंज होता है, और ये कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो इतना देख लो छोड़ में, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होगी, नए प्रोडक्ट नए उत्पाद बनेंगे, इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में अवस्था और आकार में परिवर्तन होगा, नए उत्पाद नहीं बनेंगे, और ये कैसी है, रिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगी तो क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये तो होएगी नहीं आंसर, ये भी नहीं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में देखो नए उत्पाद बनते हैं, क्या बनेगा फोटोसिंथेसिस में, भोजन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना, ये बनेगा, नए उत्पाद बन जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। कोयले, कोयले में जल जाएगा, उसमें रिवर्सिबल है क्या, नहीं, रिवर्सिबल तो है नहीं,
इरिवर्सिबल है। कोयले कंबशन ऑफ कोल क्या रिवर्सिबल है क्या? नहीं है, वैसे भी इरिवर्सिबल होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या है? केमिकल चेंज नहीं है, कैसा फिजिकल चेंज है। क्यों? अवस्था में परिवर्तन आया बस, उसके जो वो जो कंपोनेंट में उनमें थोड़ी परिवर्तन आएगा। और ये कैसी रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापिस से टोटल बन सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए बहुत ही बेहतर ढंग से, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझा हमने। तो आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज की 5th क्लास यही समाप्त होती है, और हमने बहुत ही अच्छे से समझा आज की क्लास भी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, बस इतना करना है। और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग हमारी सारी क्लास हो चुकी है, अब हो सकती क्लास और ले लूंगा मैं एमसीक्यू सीरीज का, तो उसके बाद आपकी सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और आपकी जो साइंस की तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तो यही आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको क्लास कैसी लगी है इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारे क्लास में क्या इंप्रूव होना चाहिए ये भी जरूर सजेस्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।